हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल गवर्नमेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान के पाठ 12 के बारे में, कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर यानी इतनी प्यारे से ग्रह पर रह रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं बेटा जो मानव निर्मित होती है, यानी कि जो हम लोग करते हैं, जैसे लड़ाई दंगे करना, युद्ध करना, ये हमारी घटनाएं होती हैं, हम लोग करते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकृति अपने आप करती है, प्रकृति को संतुलित रखने के लिए। इसीलिए उन घटनाओं के बारे में हमें जानना जरूरी है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास में बाढ़ आ जाती है, यानी कि गांव घर में, शहर में आपने देखा होगा कि बहुत सारा पानी आ गया और वो बाढ़ में बदल गया। उसके बाद कई जगहों पर हमने देखा सूखा पड़ जाता है, कई जगहों पर भूकंप आ जाता है, कई जगहों पर जो है बेटा वो कहीं ना कहीं बादल गरजते हैं और उससे बिजली बनती है और वो बिजली गिर जाती है। और इस तरीके से बहुत सारे खतरे हमारे ऊपर प्राकृतिक तौर पर आते रहते हैं। इन खतरों के बारे में अगर हमें जानकारी हो और हम अच्छी तरीके से समझ जाएं तो इन खतरों से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों को बेटा बचा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। शायद हो सकता है कि हम पूरी तरीके से ना बच सकें, लेकिन कुछ हद तक हम कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो करके, यानी कि कुछ कह सकते हो कि क्रियाकलाप करके, कुछ जानकारी हासिल करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस पाठ को, पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, और कुछ भी नया लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखकर बताएंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस पाठ को, पाठ नंबर 12 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास जो ये पाठ है, पाठ नंबर 12, इस पाठ के अंदर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में चर्चा है। और हम सभी घटनाओं के बारे में बेटा यहाँ पर बहुत विस्तार से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पाठ को थोड़ा छोटा करेंगे और अपने हिसाब से इतना ज़रूर पढ़ लेंगे जिससे कि एग्जाम में अगर इसके क्वेश्चन आए तो हम आसानी से आंसर्स लिख पाएँ। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी के इस पाठ को, ईच एंड एवरी लाइन को समझते हैं, सीखते हैं। इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटनाओं, तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। यानी इस पाठ के अंदर बेटा हम एक तो बिजली के गरजने और गिरने पर बात करेंगे और उसे कैसे बचा जा सकता है उस पर बात करेंगे, और फिर भूकंप के बारे में बात करेंगे कि आखिर भूकंप क्यों आता है, भूकंप से कैसे बच सकते हैं, कौन सा यंत्र है जो भूकंप के बारे में हमें जानकारी दे देता है, क्या हम कुछ ऐसे यंत्र या कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे कि हम भूकंप आने से 1 घंटे पहले ही पता कर पाएं कि भूकंप आने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं मिल पाए यहाँ पर तो फिर अपने दिमाग में इन सवालों को रखेंगे और भविष्य में पढ़ाई करते हुए बेटा इन सवालों के हल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक है हमारे पास बेटा भूकंप और दूसरा है हमारे पास क्या बेटा, तड़ित। तड़ित क्या होता है, जो बादल गरजते हैं उससे लाइटनिंग होती है, ऐसे करके आपने देखा होगा ना, मूवीज वगैरह में दिखाते भी ऐसे करके लाइटनिंग हो जाती है ना, और वो गिरती है भाई, और उससे बादल में बहुत मतलब बादल गरजते हैं और लाइटनिंग होती है, और हम कहते हैं ना बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। तो ऐसे कुछ देखा जरूर होगा आपने मूवीज वगैरह में। चलिए हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने की उपाय पर भी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे इन घटनाओं से जो नुकसान होता है बेटा हमें उसको कैसे मतलब कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तड़ित के बारे में। तड़ित क्या होता है, तो देखो बेटा आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब बारिश होती है तो बादल जो है वो आ जाते हैं, है ना। जब बारिश होती है तो बादल आते हैं, और बादल पर बेटा अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है, धन आवेश, ऋण आवेश, ऐसे ना आवेश होते हैं बादलों के ऊपर। वो जब अलग अलग आवेश के बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है बेटा। अलग अलग आवेश के बादल जब टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है। तो अब सवाल यही उठता है कि वो जो बिजली पैदा हुई है वो क्यों नीचे गिरती है, क्या कारण है। चलिए ढूंढते हैं इसके जवाब को। लिखा हुआ है बेटा कि विद्युत के तार अगर ढीले हो जाएं तो आप लोगों ने देखा होगा खंभों पर चिंगारियां जलने लगती है, चट चट की आवाज आती है। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी ऐसी चिंगारी निकलते हुए और उससे बेटा ध्वनि उत्पन्न होते हुए सुना होगा। तड़ित भी एक विशाल प्रकार का, इसी प्रकार का विद्युत चिंगारी है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने खंभों पर देखा,
जैसे आपने बेटा प्लग में देखा कि जैसे आप प्लग में लगाते हो तो चट चट की आवाज़ आती है। आप लोगों से अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपके घर में कहीं गैस लीक हो तो कोई भी विद्युत उपकरण ना चलाएं। अब सवाल उठता है कि क्यों कहा जाता है विद्युत उपकरण ना चलाएं? क्योंकि विद्युत उपकरण में बेटा इसी प्रकार का आवेश होता है जो आपस में टकराने पर स्पार्क यानी कि बेटा चिंगारी पैदा करते हैं, जिनसे कि घर में आग लग सकती है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, कुछ सावधानियां बरतकर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं जानते थे। उनको लगता था कि भगवान का ये प्रकोप है, भगवान हमसे नाराज है, इसीलिए भगवान जो है वो बादल गरजा रहा है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अतः वह तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने पर तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी जरूर चाहिए। यानी अगर आपको ये लगे कि भैया भगवान का प्रकोप नहीं है और चले गए खुले में, भैया हमें कुछ नहीं होने वाला है, तो गलत बात है। रीजन क्योंकि भगवान का प्रकोप इसे कभी बोला गया था तो किसी कारण से ही बोला गया होगा। कहीं ना कहीं ये बिजली गिरी होगी, कहीं ना कहीं किसी का घर जला होगा, कहीं ना कहीं कोई मंदिर टूटा होगा, कहीं ना कहीं कोई बिल्डिंग बिल्डिंग तो उस टाइम में नहीं होती थी, कोई झोपड़ी वोपड़ी में आग लगी होगी, जानवर मारे गए होंगे, या कहीं पेड़ों में आग लग गया होगा। तो इस प्रकार से लोगों ने उसे देखा होगा और उनको लगा होगा कि भगवान हमसे नाराज है और इसीलिए इस प्रकार की बिजली फेंक फेंक के मार रहा है और हम सबको जलाने की या फिर हम सबको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं ये घटना हुई जरूर होगी, वो बात अलग है कि भगवान के नाम से इसे जोड़ दिया गया हमको डराने के लिए, खुद को डराने के लिए, जिससे कि ऐसी अवस्था में हम बाहर ना निकले। और बात सही भी है, साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि जब तड़ित हो, जब बिजली कड़के, तो आपको खुले में नहीं जाना चाहिए, कोई भी विद्युत उपकरण इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब वो क्यों, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। कह रहा है चिंगारी जिनके विषय में यूनानी जानते थे, यानी यूनानी मतलब, हालांकि भारत के अंदर विज्ञान पहले से इतनी ज़्यादा व्यापक नहीं थी। भगवान हम सब पर कृपा एक जैसी करता है, हम सबको ज्ञान भी एक जैसा देता है, पर कभी कभी हम किसी के अधीन हो जाते हैं और उसकी वजह से ज्ञान हम नहीं ले पाते। तो बेटा ज्ञानी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, है ना। तो कह रहा है 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की रॉल होती है को फर के साथ, फर किसके साथ बेटा, कोई भी फर, जैसे कि वो होते हैं ना हमारे जानवर वगैरह, जैसे बिल्ली वगैरह के बाल वगैरह, उससे रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी वस्त्र या पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी को भी देख सकते हैं। मौसम आ चुका है, सर्दियां आ चुकी हैं, आप लोगों ने ब्लैंकेट भी निकाल लिए होंगे। अब बेटा ब्लैंकेट के अंदर रात में घुसना और एक ब्लैंकेट को पूरा कवर कर लेना और हाफ टी शर्ट पहन लेना, और अगर हाथ पर आपके बाल आ चुके हैं तो उससे अपने कंबल में ऐसे ऐसे करके हाथ चलाना। आप देखोगी जब आप जोर जोर से चलाना शुरू करते हो तो चिंगारी पैदा होती है, उससे आग नहीं लगेगी लेकिन इतनी चिंगारी जरूर होती है कि आप उसे देख सको और बिल्कुल तारे जैसे आपको नजर आएगा। अगर आप लोग ये एक्टिविटी करते हो तो बेटा उसकी वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9354178315 पर। तो यहां पर कह रहा है सन 1792 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, कीप इन माइंड बेटा नाम क्या था साइंटिस्ट का, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक का नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ने यह दर्शाया कि तड़ित अथवा आपके वस्त्र से उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही प्रकार की परिघटना है, परंतु यह तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लग गए। यानी कि मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत पहले कहा है ना, और लेकिन उसको सिद्ध करने में 2000 वर्ष लग गए। मतलब 2000 वर्ष समझ रहे हो ना, बहुत लंबा समय लग गया। यहाँ पर ये 2000 वर्ष मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, क्योंकि 1792 से लेकर अगर हम 2000 जोड़ें तो 3792 कह दिया मैंने, इसे 52, 1752 से लेकर अगर हम 2000 जोड़े तो ये 3752 हो जाता है, जबकि अगर हम 200 जोड़े तो ये 1952 होता है। तो यहाँ पर बेटा मिसप्रिंट है, इसे कट कर लेना, 200 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 2000 नहीं आएगा, क्या आएगा, 200 आएगा। अब आप लोग कहते हैं एनसीईआरटी की बुक में जी गलतियां नहीं होती, किसने कहा गलतियां नहीं होती, 2000 वर्ष लग गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो 1752 की बात की है और 2000 अगर जोड़ो तो 3752 हो जाता है, जो कि अभी आया भी नहीं है।
तो इसका मतलब कुछ गलतियां हमें खुद से ढूंढ लेनी चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ढूंढी है। नाउ अब क्या कहता है, बूझो। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। यानी उनको ऐसा क्यों लगा कि बादल का गरजना, बादल में जो चार्ज है और साथ ही बेटा जो आसपास में है, आसपास में जो बदलाव हो रहे हैं हमारे, जिसकी वजह से चिंगारियां पैदा होती है, उसमें इतना लंबा समय क्यों लगेगा। क्योंकि जब आप इस लाइन को पढ़ते तो क्या कहता है, सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित और आपके वस्त्रों को उत्पन्न चिंगारी परिघटना एक है, परंतु यह तथ्य के साकार होने में 200 वर्ष तक लग गए। क्यों लगा 200 वर्ष? इसीलिए क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वैज्ञानिक खोजे बहुत से लोगों के लंबे समय के मेहनत के बाद, कठिन परिश्रम के बाद परिणाम आता है। इसीलिए बेटा इन परिणामों को लाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। अब हम विद्युत आवेश के कुछ गुणों पर अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। यानी आकाश में जो ये कह सकते हो चार्ज वगैरह होते हैं, बादल होते हैं, ये किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार से ये धरती पर नीचे गिरते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। विद्युत आवेश की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले इस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला हो। जब हम प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं। कभी आप लोगों ने इस प्रकार की क्रियाकलाप की हो तो आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिला हो। मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ, एक मिनट, वेट, मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ अभी। अब देखो मेरे पास ये पीस ऑफ पेपर है बेटा, बहुत छोटा सा लिया है मैंने जानबूझ के, क्योंकि सिर्फ हमें समझना है। ये पीस ऑफ पेपर है और इसको मैंने अपने हाथ पर रखा हुआ है, पाम पर रखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मैं इससे, ये एक मेरे पास पेंसिल है काइंड ऑफ प्लास्टिक की, जिससे मैं टैब पर लिखकर आपको समझाता हूँ बेटा, या फिर ओवरलाइन करता हूँ। मैंने इसको पीछे रब करना स्टार्ट किया, सूखे बालों पर रगड़ना है बेटा, ऐसे करके। थोड़ा धूप में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इसको आप ऐसे करके देखो, ये देखो पीस ऑफ पेपर को आप देख पा रहे हो, इस पर अट्रैक्ट होता है, देखो इस पर अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। धीरे धीरे इसका आवेश खत्म हो जाएगा और अट्रैक्ट होना बेटा बंद हो जाएगा। देखो अब नहीं हो रहा, एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से हम इसके ऊपर आवेश लाते हैं और ये आवेश होता है बेटा रगड़ने से पैदा होता है। देखो आप, ये देखो, देख रहे हो, देखो गिर गया, आवेश आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, गिर जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको तेल से चिपकाया है। इस क्रियाकलाप को आप देख सकते हो कि हम आसानी से कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से आवेश पैदा होती है। ये क्रियाकलाप आप अपने घर पे कर सकते हो, अपने परिजनों को दिखा सकते हो, समझा सकते हो कि किस प्रकार से वस्तुओं को रगड़ने से उन पर आवेश पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर वही बात कह रहा है 12.2 रगड़ द्वारा आवेश, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 12.1 बॉल पेन की खाली रिफिल को लीजिए, जो मैंने अभी किया, इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े को के साथ रगड़िए या इसे कागज के छोटे से टुकड़े के समीप ले जाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा हुआ जो सिरा है बेटा वह आपके हाथों अथवा किसी धातु वस्तु से ना छुए। अब आपने नोटिस किया कि मैंने रगड़ते वक्त इसे अपने हाथ से पकड़ रखा था। अब हुआ क्या था, आपने नोटिस किया स्टार्टिंग में वो जो पीस ऑफ पेपर था वो अट्रैक्ट हो रहा था, यानी आकर्षित हो रहा था, पर धीरे धीरे उसका आकर्षण कम होता चला गया। अब वजह कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आवेश जब इसके ऊपर पैदा हुआ था तो पीस ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट कर रहा था, पर धीरे धीरे वो आवेश बेटा मेरे हाथों की तरफ भी जा रहा था और वो आवेश मेरे हाथों से अवशोषित हो गया। धीरे धीरे इसके ऊपर आवेश की जो क्षमता थी वो कम हो गई और पीस ऑफ पेपर जो अट्रैक्ट हो रहा था वो भी अट्रैक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं आकर्षित होना कम हो गया। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे, सरसों के दानों के साथ भी आप कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ साझा करना चाहिए तो आप मुझे भी शेयर करके दिखा सकते हैं। जब एक प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ आवेशित
आवेश अर्जित कर लेती है। इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो यह भी कुछ आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। कौन सी वस्तुओं को? जिन्होंने अपने ऊपर आवेश ले लिया। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आकर्षित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन और बॉल भी आवेशित हो जाते हैं। यानी कि जो रिफिल वगैरह है या फिर जो थर्मोकोल की शीट वगैरह आप लोगे, थर्मोकोल की जो बॉल्स आते हैं वो भी आप कर सकते हो। इस क्रियाकलाप को आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, जैसे आपने टीवी, आपके घर में होगा टीवी, 5-7-10 मिनट के लिए टीवी को चलाओ। चलाने के बाद अपने हाथों को टीवी के पास ले जाना। आप देखोगे कि जो आपके हाथों के बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टीवी चलने की वजह से टीवी की स्क्रीन पर आवेश पैदा हो गया, लेकिन वहां पर कोई घर्षण नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी हम रगड़ वाले की बात कर रहे हैं। तो इस क्रियाकलाप को जो मैं अभी बता रहा हूं वो अभी इसमें हम नहीं क्लासीफाई कर सकते, बट ये आपको पता होना चाहिए कि आवेश पैदा होते रहते हैं। आइए, जब आपकी जानी पहचानी कुछ वस्तुएं या वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करते हैं, चलिए जानते हैं। सारणी 12.1 में दी गई वस्तुएं पदार्थों को एकत्रित कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए अनुसार पदार्थों के साथ रगड़कर आवेश पैदा कीजिए और अनुभव कीजिए कि इसका क्या रिजल्ट आता है। चलिए, अब यहां पर क्या कह रहा है? रिफिल है, पॉलीथीन या ऊन के वस्त्र हैं, कागज के टुकड़े को आकर्षित करती है। बताइए, आवेशित है या अनावेशित? करती है तो आप यहां पर लिखेंगे हाँ, और यहां पर लिखेंगे आवेशित है। अब भैया, अगर आवेशित नहीं होती तो क्या वो आकर्षित करती? नहीं करती ना, तो ये आवेशित आ जाएगा। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऐसे गुब्बारा है, पॉलिथीन या ऊन पर अगर आप करते हैं तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आवेशित हो जाएगा। ऐसे ही फिर आगे की भी आप क्रियाकलाप को कर सकते हो, या आप ट्राई करना दोनों के दोनों। कुछ और क्रियाकलाप भी अगर आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो और मुझे शेयर करना। अगर नहीं आएगा इनमें से किसी का भी आंसर तो मुझे कमेंट करके बताना वीडियो के टाइम टैग के साथ कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, क्योंकि फिर आप लोग आंसर दे देते हो, मुझे पूरी वीडियो देखनी पड़ती है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो अभी जो लाइन चल रहे होगे टाइम टैग, उसको आप डाल देना तो मैं उस हिसाब से थोड़ा देख सकता हूं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन क्रियाएं, यानी कि कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे जो क्रियाएं आप लोग देखते तो हैं लेकिन उनके बारे में कभी ध्यान नहीं देते। तो कहता है कि आप लीजिए 2 गुब्बारे, ठीक है, दोनों गुब्बारे को लीजिए, फुलाइए, इनमें इस प्रकार से लटकाइए कि गुब्बारे एक दूसरे को स्पर्श ना करें पर एक दूसरे के समीप हो। गुब्बारों को उस किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए दोनों को, और दोनों को छोड़ दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पहला गुब्बारा हरे रंग का, दूसरा गुब्बारा है बेटा ऑरेंज कलर का, यानी संतरा नारंगी रंग का। इन दोनों को किसी कपड़े से रगड़ा गया है, कपड़े से रगड़ा गया है, ऊनी कपड़ा है बेटा, ऊनी कपड़ा है। गुब्बारे दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, दोनों के दोनों रबड़ से बने हुए हैं। अब उसको उसने रगड़ना शुरू किया, ठीक है, रगड़ दिया। दोनों को कपड़ों से रगड़ा है, खुद में नहीं रगड़ा है। जैसे ही कपड़ों से दोनों को रगड़ा जाएगा बेटा, तो इसके ऊपर जो पहला गुब्बारा है हरे वाला, इसके ऊपर, और दूसरा गुब्बारा बेटा ऑरेंज वाला, इसके ऊपर सेम आवेश आएगा, सेम आवेश आएगा। और सेम आवेश यानी कि एक जैसा चार्ज, एक जैसा आवेश, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी देखिए आप कितनी थी, अब इन दोनों के बीच की दूरी देखिए आप कितनी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं सेम आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का मारते हैं। यानी इससे हमने क्या सीखा कि अगर दोनों के ऊपर धन आवेश है तो ये रिपेल करेंगे, अगर दोनों के ऊपर बेटा ऋण आवेश है तो भी वो रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। एक के ऊपर अगर धन होता, एक के ऊपर ऋण होता, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते बेटा? आकर्षित करते, प्रतिकर्षित नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो इस चीज से हमने यह अनुमान लगा लिया कि एक जैसा आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यही वजह है कि एक जैसे आवेश की वजह से गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यहां तक की पॉइंट क्लियर हो गए? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आइए, अब हम इस क्रियाकलाप को पेन और एक बेकार रिफिल के साथ करेंगे। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, यानी प्लास्टिक की कोई चीज है, प्लास्टिक वाली पन्नी आपके घर में जो सब्जियां आती है उनसे आप रगड़ सकते हैं। कांच के ग्लास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए गिलास में रखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। दूसरी रिफिल को भी आप क्या करेंगे? वैसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए रगड़ेंगे, ठीक है। अब इसी आवेशित रिफिल के निकट लाइए,
सावधान रहे रिफिल का आवेशित सिरा आपको ना छुए, मतलब थोड़ा पीछे से पकड़ना है। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी हो वस्तुएं तो वो एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? यानी अगर आपने देखा तो पहले में हमने गुब्बारा लिया, दूसरे में हमने बेटा रिफिल लिया, यानी एक जैसी वस्तुएं थी। अब अगर मान लो एक गुब्बारा ले ले, एक रिफिल ले ले, तो क्या होगा? तो यहां पर वही करने की कोशिश की गई है कि एक रिफिल को पहले की भांति ही रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। अब इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ गुब्बारा जो आवेशित है बेटा उसको लाइए। आप देखेंगे कि यहां पर बेटा एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, यानी एक जैसी वस्तुएं प्रतिकर्षित कर रही थी लेकिन अलग अलग वस्तुएं आपस में आकर्षित कर रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक जैसा चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अलग अलग चार्ज या आवेश एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब सारांश क्या निकला? आइए प्रेक्षणों का सारांश निकालें। क्रियाकलाप तो करते हैं हम, उसका रिजल्टेंट याद रखना जरूरी है। पहला पॉइंट, एक आवेशित गुब्बारा, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक आवेशित गुब्बारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। एक आवेशित रिफिल भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, परंतु एक आवेशित गुब्बारा आवेशित रिफिल को आकर्षित करता है। यानी इस क्रियाकलाप से हमने ये सीखा कि एक जैसी वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे को बेटा क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तो ये चीज हमने यहां से सीख लिया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश जो था और रिफिल के आवेश भिन्न प्रकार के हैं? हाँ बिल्कुल। क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि दो प्रकार के आवेश होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय मतलब हो गया एक जैसे, सजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पॉइंट आप बेटा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। सर कहां से कहां तक कर लेंगे? तो बेटा आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लोगे यहां से यहां तक। हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले धन आवेश को क्या करेगा? तो प्रतिकर्षित करेगा। धन आवेश ऋण आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और इसका उल्टा भी बेटा समझ में आ गया। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश धनावेशित कहलाता है। कोई आपसे पूछे धनावेशित वस्तु का एक उदाहरण दीजिए, तो आप बोलेंगे रेशम से रगड़ने पर कांच के ऊपर आने वाला आवेश धन आवेश होता है। अब धन आवेश आता क्यों है? तो ये थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन है जिसमें ये कहता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है वो शायद आपको पता भी हो ना भी पता हो। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बताऊंगा। एक अन्य प्रकार का आवेश भी होता है जिसे आप ऋण आवेश कहते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े हुए आवेशित प्लास्टिक के स्ट्रॉ के निकट ले जाते हैं तो दोनों में आकर्षण होता है। ये लाइन से बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? फिर अब देखो कांच पर कैसा आवेश आ रहा था, खुद सोचो। कांच पर कैसा आवेश आ रहा था? कांच पर कैसा आवेश था? धन आवेश था। तो प्लास्टिक पर कैसा आवेश होगा जिससे कि प्लास्टिक और कांच एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? बताओ, प्लास्टिक पर कैसा आवेश होगा जिससे कि वो आकर्षित करेंगे? जबकि मैंने ये कह दिया कि कांच के ऊपर धन आवेश है। कमेंट करके बताओ। ऋण आवेश ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक के ऊपर ऋण आवेश होना चाहिए बिल्कुल सही है। तालियां बजा लो अपने लिए। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होता है। स्थैतिक मतलब क्या हो गया बेटा? स्टैटिकल मतलब ये एक ऐसा चार्ज होता है जो रुकी हुई अवस्था में बस बैठा होता है, पता ही नहीं होता इसके ऊपर चार्ज है, लेकिन जब हम उसे रगड़ना शुरू करते हैं तो वो चार्ज बाहर निकलने लगता है। ठीक है, वे स्वयं गति नहीं करते, वो खुद नहीं चलते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। अब कोई बोलेगा आपसे कि विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए, तो आप यहां से कहेंगे आवेश की गति को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? आवेश की गति को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना।
आप कक्षा छठी में विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं नहीं, कर लिया है ऑब्वियसली। परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है, तार गर्म होती है, कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह है। यानी आवेश जब दौड़ते हैं बेटा, उसकी वजह से ही विद्युत धारा पैदा होती है। अब हम बात करेंगे बेटा आवेशों के स्थानांतरण के बारे में, यानी 12.4 आवेशों का स्थानांतरण। आवेश एक जगह से कैसे जाते हैं दूसरी जगह पर, ट्रांसफर कैसे होते हैं। कहता है क्या, मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए, बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा काट लीजिए और इसमें छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप के घुसाए जा सके। मतलब इतना जगह बना दीजिए धातु की पेपर क्लिप घुस सके। वो अभी हमने चित्र में देखना है, वो देख लेंगे। चित्र 12.4 में दर्शाए गए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए और एल्यूमिनियम की पन्नी के लगभग 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की साइज की 2 पट्टियां काट लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को लगाइए, इस प्रकार लगाइए कि वो लंबवत हो, सीधा। रिफिल को आवेशित कीजिए, किसी भी तरीके से रगड़ कर आवेश करना है। इसी पेपर क्लिप के सिरे पर स्पर्श कराइए। प्रेक्षण को देखिए, नोट डाउन कीजिए, क्या पन्नी की पट्टी पर कोई प्रभाव पड़ता है, यानी जो आपका एल्यूमिनियम है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अथवा आकर्षित करते हैं। अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को भी स्पर्श कराइए और ये हर बार इसका परीक्षण नोट डाउन कीजिए। क्या बात है, क्या इस उपकरण को उपयोग हम इस प्रकार के लिए कर सकते हैं कि चार्ज है, आवेश है? बिल्कुल। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं पन्नी की पट्टी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है? हाँ बिल्कुल। अगर आप देखें बेटा यहाँ पर गौर से, तो इसने क्या किया, मुरब्बा लो, कोई भी जार ले लो, कोई प्लास्टिक का कांच का डब्बा ले लो बेटा, ऐसा इसके ऊपर एक गत्ता डाल लेना है। गत्ता हो सकता है, प्लास्टिक का ढक्कन जो इसका होता है उसमें भी आप छेद कर सकते हो। उसके बाद एक पेपर क्लिप लेना है। पेपर क्लिप ऐसा करके कुछ बना होता है, ऐसा कुछ पेपर क्लिप होता है, ऐसे वाला, वही ऐसे वाला कोई पेपर क्लिप होता है। इसको बेटा खोल लेना है, खोलकर एक सिरे से मुड़ा ही रहने देना है, दूसरे सिरे से खोलकर ऐसे बेंड कर लेना है जिससे कि ये लंबवत आ जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबी दो जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबी, लंबाई कितनी है, यानी इसकी पट्टी की लंबाई कितनी होगी बेटा, 4 सेंटीमीटर लंबाई होगी। 4 सेंटीमीटर लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगी बेटा वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ऐसी कोई पट्टी 2 काट लेनी है, उसको इस पिन में घुसा देना है और डब्बे के अंदर डाल देना है। अब आपने देखा कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। पहले वो पट्टियां सामने रहेंगी, लंबवत ऐसे रहेंगी, बाद में जब उसके ऊपर आवेश दिया जाएगा तो वो ऐसे करके फैल जाएंगी। इससे ये पता लगता है कि एक ही प्रकार का जो आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। एल्यूमिनियम की पन्नी या पट्टियों पर पेपर क्लिप से होने वाले आवेश जो प्राप्त होता है बेटा, वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। याद रहे, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आवेशों का स्थानांतरण पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ देखो अगर आप गौर से, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आवेश का स्थानांतरण, यानी आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाते हैं। ट्रांसफर करने के लिए कोई रास्ता, कोई जरिया तो होना चाहिए। तो कहता है क्या कि जैसे आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, आपके घर में वायरिंग की जाती है, बल्ब लगाए जाते हैं, हीटर गीजर ये सब लगवाते हो आप, लगे लगाए होते हैं। अब वायर में आप क्या देखते हो, कॉपर देखते हो, तांबा देखते हो। अब वो तांबे का क्या काम है, वो बेटा विद्युत को ट्रांसफर करता है। विद्युत को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो क्या, विद्युत मतलब विद्युत धारा को। तो वही कह रहा है, समान आवेश वाले जो होते हैं, देखो लिखा हुआ है, समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी और वो फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्तियों का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इसे हम विद्युत दर्शी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि विद्युत दर्शी की क्या परिभाषा है, तो आप विद्युत दर्शी की परिभाषा में क्या डालेंगे, तो लिखेंगे, यहां से डाल देंगे, देखो एक प्रकार की, इसकी जगह काटकर, एक प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए हम कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उसे हम विद्युत दर्शी कहते हैं। एक ऐसे प्रकार का यंत्र जिससे हम आवेशों के बारे में जान सकें। क्या कह रहा है आगे, इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि आवेशों को किसी आवेशित वस्तुओं से अन्य वस्तुओं तक धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है।
यानी आवेश को बेटा ट्रांसफर भी किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने क्रियाकलाप कराई, मैंने कहा कि भैया ऐसे रगड़ो और देखो छोड़ो अपने हाथ पर, तो वो सारा चार्ज आपकी बॉडी में चला जाता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथों से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। ये अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं और पन्नी की पट्टी जो आपके पास बेटा वो है ना एल्युमिनियम की पट्टी, उस पर से आवेश खत्म हो जाता है। इस प्रकार से वो अनावेशित हो जाती हैं, उनका सारा चार्ज हमारी बॉडी में चला जा रहा है। किसी अनावेशित वस्तुओं से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। ठीक है, भूसंपर्कन कहते हैं, याद रखना। विद्युत धारा किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत घातक से हमें बचने के लिए भवनों में भूसंपर्कन की व्यवस्था बनाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में बेटा जो बोर्ड होता है, बोर्ड में ऐसा करके आपने सॉकेट देखा होगा, इस तरीके से ऐसे 5 सॉकेट होते हैं जिनमें यहाँ पर धन आवेश है, मान लो यहाँ पर ऋण आवेश होता है, ये धन होता है, ये ऋण होता है। भैया ये ऊपर मोटा सा एक छेद होता है, इसका क्या यूज होता है बताना जरा, इसका क्या यूज होता है? तो भैया ये कहता है क्या कि मान लीजिए मैंने एक यंत्र लगाया जिसमें विद्युत मैंने डाली, उस यंत्र का मैंने इस्तेमाल किया और उस यंत्र में विद्युत फैल गई और मैं हाथ से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि प्रेस। अब वो विद्युत जो फैलेगी वो मेरी बॉडी में आ जाएगी और मुझे करंट लग जाएगा। तो इसीलिए मेरे को करंट ना लगे तो हमें क्या करना होता है, इससे करंट को इधर जाना होता है, नेगेटिव वाले में, ध्यान से सुनना, इससे करंट को नेगेटिव में जाना होता है। पर क्योंकि करंट तो बॉडी में फैल गया, बॉडी में फैलने की वजह से होगा क्या, हमें भी करंट लग सकता है। तो एक वायर यहां से लेकर इसके साथ जोड़ दी जाती है, बॉडी के साथ, बॉडी में जुड़ा होता है। और बॉडी में जो आया हुआ करंट है बेटा वो ऊपर वाले छेद से होता हुआ धरती में चला जाता है। पर 90% घरों में आजकल हम भू संपर्कन नहीं कराते हैं। इसके पीछे वजह है बेटा क्योंकि एक्स्ट्रा तार लग जाती है, हमारा खर्चा बढ़ जाता है। पर हम लोग ये गलत करते हैं। भू संपर्कन अगर हम करा लेंगे तो बहुत बड़े खतरे होते हैं बेटा विद्युत के। कभी कूलर से करंट लग जाता है, कभी प्रेस करते हुए करंट लग जाता है, कभी गीजर में नहाते हुए लोगों को करंट लग जाता है और उससे लोगों की जान तक चली जाती है। तो क्या सरल उपाय है? यही है कि हम आसानी से भू संपर्कन कराएं। स्टार्टिंग में कुछ खर्चा भी लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम अपनी जान तो बचा सकते हैं। तो यहां तक हमने ये समझा। अब हम बात करेंगे बेटा आगे क्या कह रहा है, तड़ित की कहानी क्या है, आखिर तड़ित पैदा कैसे होती हैं। आप लोगों ने यहाँ पर चित्र में देख लिया, चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है बेटा। अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो बादल है हमारा, ये वाला जो बादल है, जो मैं चमकता हुआ बादल बना रहा हूँ, इस बादल पर बेटा धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश। देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाए गए ना, ये धन आवेश है, इस बादल पर धन आवेश है। और नीचे जो बादल होते हैं उन पर ऋण आवेश होता है। कोई आपसे पूछेगा बादलों की 2 परतों में ऊपर वाली परत पर कैसा आवेश होता है, तो जो धन होता है, नीचे वाले पर कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। ये देखो ऋण आवेश है ये, और धरती पर हमारे होता है धन आवेश। जैसा कि आप देख रहे हो पेड़ पौधों पर, वस्तुओं पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। अब ये जो ऋण आवेश है ये गिरकर धन आवेश की तरफ जाना चाहता है, समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से बिजली जब कड़कती है बेटा तो कड़क कर वो कहाँ गिरना चाहती है, धरती पर गिरना चाहती है। इसीलिए हमें भू संपर्कन की जरूरत पड़ती है कि कहीं वो हमारे बिल्डिंग पर ना गिर जाए। हमारी बिल्डिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे बहुत सिंपल सी चीज करते हैं भाई। क्या करते हैं बताओ? हम बिल्डिंग से बचाने के लिए उसे क्या करते हैं, उसमें भू संपर्कन करा देते हैं। तो वही यहां पर है, पढ़ लेता हूं मैं एक बार, आपको भी पढ़ा देता हूं। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर त्वरित की व्याख्या करना संभव है। गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। इस प्रबल गति के कारण आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, यानी ये बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने देखा ना कि कैसे वस्तुओं को रगड़ने से आवेश पैदा होते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं क्या कि प्रबल गति के कारण वस्तुएं जैसे रगड़ रही थी वैसे यहाँ पर बेटा जल की बूंदें और वायु के बीच में रगड़ होती है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सकते, बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेशित एकत्रित हो जाता है तथा ऋण आवेशों वाले बादल नीचे किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश संचित हो जाता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत का हीन चालक है
आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। अब आप इसी चीज को समझ सकते हैं बेटा कि वायु से विद्युत कभी प्रवाहित नहीं होती। ऐसा नहीं कि मेरे बोर्ड में करंट आ रहा है तो मैं दूर से ही करंट लग गया ब्लूटूथ की तरह। ब्लूटूथ की तरह कभी करंट थोड़ी लगता है। लेकिन अगर ये करंट बहुत ज्यादा हो जाए तो, अभी हमारे घर में कितने वोल्टेज की करंट आती है, मतलब विद्युत आती है बताओ? 240 250 वोल्ट, है ना। करंट कितना होता है, विद्युत धारा का प्रवाह कितना होता है, 5 एम्पियर होता है। लेकिन अगर इसको मैं 5 एम्पियर से 500 एम्पियर कर दूं, इसको मैं 250 वोल्ट से बेटा 12,000 वोल्ट कर दूं, तो क्या होगा? वो हमें दूर से ही खींच लेगा। ऐसे आप लोगों को देखा होगा जब आप कभी मेट्रो में गए हो या फिर बेटा कभी आपने रेलवे ट्रेन वगैरह में सफर किया हो, तो इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है ऊपर, उससे कुछ दूरी नीचे लिखा होता है कि ये एक नियमित दूरी है, इससे पास ना जाएं, क्योंकि विद्युत इतनी ज्यादा होती है। 25,000 वोल्ट होता है उनकी तारों में। कितना होता है बेटा? 25,000 वोल्ट। तो इतनी ज्यादा विद्युत धारा होती है कि वहां के जो कण होते हैं ना, यानी वायु के जो कण होते हैं, वो भी आवेशित हो जाते हैं और हमें खींचने की कोशिश करते हैं तार की तरफ। इसलिए दूर से भी करंट लग सकता है। इसीलिए ध्यान रखें, विद्युत धारा जहां पर ज्यादा हो वहां से दूर ही रहें। ऋणावेशित या ऋणात्मक तथा धनावेशित अथवा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश चमकीली धारियां उत्पन्न करने लगती है, और यानी प्रकाश में चमकीली धारियां उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रमुख शब्द में, विद्युत विसर्जन क्या है? विद्युत विसर्जन वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में धन आवेशित बादल ऋण आवेशित बादलों के साथ टकराते हैं और उसके मिलने से एक प्रकार की चमकीली धारियां पैदा होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है और आवेश खत्म होने लगता है, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा? विद्युत विसर्जन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, विद्युत विसर्जन। जैसे मूर्ति विसर्जन नहीं करते भगवानों की हम, ऐसे विद्युत विसर्जन। आवेशों के संचयन से तड़ित का होना, आवेश जब इकट्ठा हो जाते बेटा तब संचयन से तड़ित होती है। अब विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादल तथा पृथ्वी के बीच भी हो सकती है। यानी दो बादलों के आपस में मिलने से भी विद्युत संचय जो हुआ था और वो विसर्जन हो सकता है, बादल एक दूसरे में खत्म हो सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है बेटा, है ना। और उन जैसे आपके पास सेल होता है ना, तो सेल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो प्लस और माइनस वाले सेल को बेटा ध्यान से सुनना, प्लस और माइनस वाले सेल के टर्मिनल को अगर हम मिलाएंगे तो वो चरचर चरचर करके अपने चार्ज को खत्म कर लेता है। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं। जब कभी भी धन आवेशित चार्ज ऋण आवेशित चार्ज के साथ मिलता है और वहां से चार्ज बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि बादलों के बीच में भी हो सकता है, पृथ्वी और बादल के बीच में भी हो सकता है ये। हम अपने प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन संपत्ति की हानि होती है, अतः हमें इसके बचाव के बारे में जानना चाहिए। अब ये बचाव के ऊपर प्रश्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये कि आखिर तड़ित से आप किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं, बचाव के तरीके बताइए। तड़ित एवं झंझा यानी गर्जन वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुनिश्चित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। यानी कि आवाज जो है वो आपको ये बताता है कि जब बादल गरजने लगे तो समझ जाओ कि चार्ज कहीं ना कहीं आपस में अब मिलने के लिए तैयार है। और जैसे ही गर्जन की आवाज सुने तो समझ जाओ आप घर में घुस जाओ, बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर आप बाहर निकले तो आपके ऊपर जो बिजली है वो गिर सकती है। किस वजह से गिर सकती है? अपने आप के विसर्जन के लिए। विद्युत अपने आप का विसर्जन करना चाहती है और वो किसी भी वस्तु पर गिरकर कर सकती है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद यह सुनिश्चित स्थान से ही बाहर, मतलब जब लास्ट गर्जन हो धड़म 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 बंद हो जाए, उसके बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए, कुछ प्रतीक्षा करने के बाद। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कैसे पता लगाएं कि सुरक्षित स्थान कौन सा है? कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार बस यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आपकी जो कार है वो और वो जो बस है वो भी सुरक्षित है। तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें? तड़ित या झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए? देखो, बाहर खुले में
खुले में जैसे खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान में ऊंचे वृक्ष, पार्क के शरण स्थल और ऊंचे स्थान तरित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तरित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि छाते में बेटा धातु मतलब समझते हो ना, जैसे लोहे की तारें लगी होती हैं और उन तारों की सहायता से बेटा जो अपना जो चार्ज है, विद्युत धारा है, वो अपना विसर्जन करना चाहेगी। तो छाता बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए, बड़े वृक्षों के नीचे बिल्कुल ना जाए, झाड़ियों में छुपें। यदि आप किसी खुले स्थान पर है जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर चले जाएं। ठीक है, ये लिखा होगा आगे। जमीन पर ना लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर बैठें। अपने हाथों को घुटने पर तथा सिरों को अपने हाथों के बीच में दबाते हुए। इस स्थिति में आप घातक या जो आपका आघात है वो लघुत्तम बन जाएगा, यानी कि आपके ऊपर जो गिरने के चांसेस हैं, जो तरित के गिरने के चांसेस वो कम हो जाएंगे। अब ये तो घर के बाहर की बातें थी, घर के बाहर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे क्या, घर के भीतर की बात। घर के अंदर होंगे तो आप क्या करेंगे। तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है, क्योंकि ये सब धातु के होते हैं और धातु विद्युत धारा के चालक होते हैं। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? बिल्कुल। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? तड़ित झंझा के समय हमें कोई भी वस्तु नहीं छूनी चाहिए, समझ में आ रहा है, जो धातु से बनी हो। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, यानी आपका जो जिसमें तारें नहीं लगी होती हैं उनसे दूर रहना है आपको। अगर आपकी टीवी वगैरह आपने चला रखी है तो बेटा टीवी वगैरह बंद करते, प्लग आउट कर दे उनको, तारों के मतलब तार जो लगा हुआ है उसमें प्लग को बाहर निकाल दें। परंतु यह बुद्धिमानी नहीं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फोन से आपकी बात सुन रहा हो। यानी पता लगे कि भैया आप खुद को तो बचा ले क्योंकि आपने मोबाइल से बात करी है, और उसको फंसा दे क्योंकि वो तार से बात कर रहा है। तो तार वाली चीज़ों पर कॉल नहीं करना है आपको। मतलब खुद की भी सुरक्षा देखो भाई, दूसरे के बारे में भी सोचो। बहते हुए जल के संपर्क से बचनी चाहिए हमें, क्योंकि वो स्नान से बचना चाहिए, पानी से बचना चाहिए, नदी नालों से दूर रहना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों यानी ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, क्योंकि इनसे कोई हानि नहीं, ज़्यादा होगा क्या, फ्यूज हो जाएगा, फटेगा, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद आता है तड़ित चालक, जो हम घरों में छतों पर लगवा लेते हैं बेटा। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों और उन भवन की ऊंचाई सबसे ऊपर है बेटा, धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में आप गहराई तक ले जाकर धातु के तार की सहायता से दबा सकते हैं और पथ बना सकते हैं। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार, जल पाइपों और ये सब चीज़ें हैं, इनको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि देखो अगर हम ये अलग से ऊंचा, यहाँ देखो ना आप, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर इसने वाई जैसी संरचना बनाई है और एक तार डाला है, और बीच में यहाँ पर भवन के बीच से तार लेकर गया और मिट्टी के अंदर एक प्लेट लगाकर धातु की, और उसको वहाँ पर डाल दिया उसने। इससे फायदा क्या हुआ, अगर कभी तड़ित यानी कह सकते हो बादल का गर्जन होता है बेटा यहाँ पर, और वो बादल, ये क्या बनाता हूँ मैं, अगर मान लो बादल का ऐसे गर्जन होता है और वो यहाँ पर मान लो गिरता है, ठीक है, तो वो बादल का गर्जन बिल्डिंग को हानि नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो सारा का सारा आवेश है वो इस तार की सहायता से नीचे धरती में चला जाएगा और धरती उस आवेश को अवशोषित कर लेगी। इस प्रकार से हम बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो ये तो थी बातें तड़ित से संबंधित बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा भूकंप से संबंधित बातें, यानी भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप से कैसे बचा जाता है, भूकंप के पीछे वजह क्या है, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक को, जिसका नाम है भूकंप। ये 12.7 भूकंप के बारे में आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो बेटा, और ब्रेक लेकर हम पुनः मिलेंगे, और पानी वानी पी सकते हो आप, पानी वानी पी लो, और उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे इसके सेकंड सेक्शन को। मैं यहाँ पर आपको एक
लोगो लगा कर देता हूँ जिससे आपको पता लगे। लोगो तो क्या एक्चुअली काइंड ऑफ एनिमेशन है। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, चलो। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपना जो छोटा सा ब्रेक था वो ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है भूकंप। भूकंप क्यों आता है भाई? भगवान हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों करता है? मतलब जब हम भगवान के ही बच्चे हैं तो भगवान कभी भूकंप दे रहा है, कभी तड़ित दे रहा है, कभी आंधी तूफान दे देता है, कभी बीमारियां दे देता है। ऐसा क्यों करता है बताओ, सोचो। भगवान हमें ये सब चीज़ें देकर मजबूत बनाता है और इनसे लड़ने और इनसे सीखने की चाहत पैदा करता है। तो अब हम सीखेंगे भूकंप के बारे में। अगर भूकंप नहीं आते तो क्या हम सीखते नहीं ना? तो चलो सीखते हैं। आपने अभी तड़ित, झंझा या फिर तड़ित के विषय में अध्ययन किया। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश करती हैं। सौभाग्यवश हम कुछ हद तक इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती तो इसके साथ सदैव तड़ित और चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचने के लिए या बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है, यानी कुछ समय हमें मिल जाता है। अब विज्ञान अगर इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता तो हमें पहले पता ही नहीं चलता कि क्या होता है। भूकंप के बारे में इतना समय नहीं मिलता है, बता देता हूँ मैं आपको। तथापि एक ऐसी घटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं। यानी हम भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते बेटा। भूकंप के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भूकंप से ऐसे बच सकते हो, भूकंप की स्थिति में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उससे बचने के लिए हमें पहले कुछ पता नहीं चलता। भूकंप बहुत ही तेज और बहुत ही जल्दी घटने वाली घटना है। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचा सकती है। वो ऊपर वाली थी और ये नीचे वाली है घटना। उसमें बादलों के टकराने से होता है। इसमें बेटा क्रेटर्स, जो हमारी धरती के नीचे प्लेट्स लगे हुए हैं, यानी उनके घिसने की वजह से, उनके ऊपर रगड़ने की वजह से, हलचल की वजह से भूकंप आता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर, चित्र जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं 12.8 में उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात में भी भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप। क्रियाकलाप 12.5 की हम बात करेंगे। अपने माता पिता से इन भूकंपों के द्वारा जनजीवन की तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उन समय में समाचार पत्रों में जो भी कुछ भी छपा था उसको काट के चिपकाइए अगर मिले तो। नहीं तो आजकल बहुत सिंपल सा साधन है बेटा, आप इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ सकते हो। गूगल कीजिए, गूगल से आप पढ़िए। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे चुटकी में ढह जाती है। भूकंप तड़ित से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तड़ित किसी एक दो बिल्डिंग पर गिरकर उसे हानि पहुंचाती है, लेकिन भूकंप पूरे के पूरे क्षेत्र की बिल्डिंगों को ढा देती है, नीचे गिरा देती है और इसके अंदर रह रहे लोग दबकर मर जाते हैं। भूकंप से बचने के लिए हमें घर से बाहर भागना पड़ता है, जबकि तड़ित से बचने के लिए हमें घर के अंदर जाना पड़ रहा था। तड़ित से हम घर के अंदर खिड़की दरवाजे बंद करके बच सकते हैं, लेकिन भूकंप से हम अंदर रहकर नहीं बच सकते। हाँ, अगर आपकी मजबूरी, आप 10वें फ्लोर पर रहते, 10वें माले पर रहते, तो आपको भी पता है 10वें माले पर और भूकंप इतना टाइम देती नहीं है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ उपाय बताए गए जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति में हम इन उपायों से बच सकते हैं। तो ये चित्र है बेटा, कश्मीर में भूकंप आया था तब का चित्र है। ये देखो आप, कश्मीर में भूकंप आया था तब का चित्र है ये। इस चित्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित रिपोर्ट बनाइए। अब ये इंटरनेट पर आप ढूंढ सकते हो, वैसे कहाँ छापते फिरोगे? आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, इमेजेस को प्रिंट करके आप बना सकते हो, अगर टीचर कहते हैं तो। वैसे कहेंगे नहीं, 8वीं कक्षा तक कोई रिपोर्ट नहीं बनानी होती। भूकंप क्या होता है? ध्यान से सुनना, यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, भूकंप क्या होता है? जब यह आता है तो
क्या होता है, यानी अगर भूकंप आता है तो क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हमें अब जानना है, सीखना है और चर्चा करनी है। तो चलिए जानते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है, यानी पृथ्वी जब हिलती है। पहले के लोग पता है क्या कहते थे कि भैया एक नीचे ना कछुआ है, कछुए के ऊपर धरती टिकी हुई है, कछुआ जब करवट बदलता है तो धरती हिलती है, जिसकी वजह से भूकंप आता है, जो कि टोटली इलॉजिकल था। कोई कछुआ वछुआ नहीं है, हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है और खुले स्पेस में है, खुले स्थान पर घूमे जा रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पृथ्वी की बहुत सारी परतें होती हैं जिनसे हमारी पृथ्वी बनी है, और उन परतों के बीच में बेटा हलचल होती है पृथ्वी की गर्मी से। जब जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कुकर होता है ना हमारा, तो कुकर में जब कोई भी चीज उबालते हो तो सीटी लगती है, और सीटी लगता है तो उसकी सीटी ऊपर उठती है ना, और आवाज आती है। तो ऐसे ही हमारे पृथ्वी के बीच में गर्मी है, बहुत गर्मी है। वो गर्मी बाहर निकलना चाहती है तो ऊपर की प्लेट में टक्कर मारती है, ऊपर की प्लेटें हिलती है ना, और हिलने की वजह से भूकंप आता है, हमारी बिल्डिंगें भी हिलने लग जाती है। यह पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई तक रगड़ के कारण उत्पन्न होती है। भूकंप हर समय हर जगह आते रहते हैं, इसका कोई भी नियमित स्थान नहीं है, कहीं पर बार बार आते हैं। जैसे जापान, जापान जैसे क्षेत्र में बेटा हमेशा ही, जापान जैसे शहर में कह सकते हो या देश में कह सकते हो, जापान के जैसे शहर हैं वहाँ, जापान जो देश है वहाँ पर हमेशा भूकंप आता रहता है। तो वहाँ के लोग ना कभी बिल्डिंग इससे नहीं बनाते, ईंटों वगैरह से नहीं बनाते, लकड़ी से बनाते हैं, इसीलिए ये आप ध्यान रखेंगे। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम आते हैं, छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, दिन भर में आते रहते हैं। ये भवनों को, पुलों को, बांधों को और लोगों को असीम क्षति पहुंचाते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति का विशाल, हम कह सकते हो, नुकसान होता है, हानि होती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आ सकती हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तट क्षेत्र पर अपार हानि देखने के लिए मिली थी। क्रियाकलाप 12.6 की बात अगर हम करें तो संसार एक रेखा मानचित्र मान लीजिए, संसार को एक रेखा मानचित्र मान ले तो भारत में पूर्वी तटीय अंडमान निकोबार महाद्वीपों की स्थिति को ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर एक देश को मानचित्र में अंकित कीजिए और जिसे सुनामी से क्षति पहुंची थी उस टाइम में। अपने माता पिता, परिवार और अन्य बूढ़े लोगों के या आस पड़ोस के लोगों से भी उनके आसपास के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है।